So today I am going to start with production function, that is short run production cost and long run production cost and production function. That is the last topic for mid-sem. I don't know that has been done in your division or not yet. So what is production function? What is production and what is short run and long run production? We will be discussing that today. There are numericals on it also, but what is the exact syllabus that we will know in this week from the college? So what is production? Production is the process employed by firms to convert input into output. Production क्या होता है? कोई भी चीज हमें प्रोड्यूस करना है, राइट? यानी from input to output. प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल से कोई फाइनल गुड्स बनाना, दैट इज योर प्रोडक्शन, राइट? एंड व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. प्रोडक्शन यानी कितना प्रोड्यूस होगा रॉ मटेरियल यूज करके, मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करना, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. Production function is nothing but a relationship between a given amount of input and output. So how much input you are using for the production and what is the output, that is expressed in mathematical term, that is known as production function. And output, this is your production function. Key output we can take Y or P or anything, any notation we can use. So output is nothing. Output is equal to function. F means function of land, labor, capital, enterprise, raw material, technology. This all are input. Land के बिना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते. फैक्ट्री चाहिए, जगह चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, raw material, technology, everything we need, right? So this is your production function. Yani output is the function of the input. It depends on the input. What are the inputs? Here it is mentioned: physical capital, that is money; technology, labor, skill, knowledge, raw materials. All this we use. Then we produce some goods. We produce output. Now here, when we talk about inputs, there are two types of input, that is fixed inputs and variable inputs. Fixed inputs are those inputs which cannot be changed during a short period of time. कम टाइम में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि मशीनरी, लैंड, एक्सेट्रा. मशीनरी हम क्या करेंगे? जब बिजनेस स्टार्ट किया तब लेंगे, बार बार मशीनरी हम चेंज नहीं करेंगे, राइट? We will not change machinery again and again. तो शॉर्ट टाइम में हम मशीनरी चेंज नहीं कर सकते, लैंड चेंज नहीं कर सकते. यानी एक जगह हमने फैक्ट्री खोल लिया तो ये नहीं कि 3 महीने बाद वहां पे बंद करके दूसरी जगह पे ट्रांसफर करो. तो फिक्स्ड इनपुट वो इनपुट है जिनको हम शॉर्ट टाइम में चेंज नहीं कर सकते. एंड फिक्स्ड इनपुट डिफाइन द फर्म्स मैक्सिमम आउटपुट. कितना आउटपुट बना सकते हैं मैक्सिमम, वो फिक्स्ड इनपुट पे डिपेंड करता है. एक मशीन है, उसकी कैपेसिटी पर डे अगर 1000 यूनिट्स बनाने की है तो उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते. तो फिक्स इनपुट्स आर इनडिविजिबल इन नेचर. मशीन जो है वो इनडिविजिबल है. आधी मशीन हम इंस्टॉल नहीं कर सकते. या तो पूरा मशीन इंस्टॉल करो. तो वेदर अ मशीन इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस 100% और 10%, द एंटायर मशीन इज टू बी यूज्ड. ऐसा नहीं कि अगर मशीन की कैपेसिटी 1000 है बट हमें 500 ही बनाना है तो हम 500 भी बनाएंगे तो मशीन तो पूरा ही यूज होगा, वो आइडल रहेगा. उतने टाइम आइडल रखना पड़ेगा अगर कम बनाना है. तो देयरफॉर फिक्स्ड इनपुट्स आर इनडिविजिबल इन नेचर. वेरिएबल इनपुट्स क्या होते हैं? वो इनपुट्स जिसको हम शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया. आदमी हम रख सकते हैं, स्टाफ और रख सकते हैं, वर्कर्स और रख सकते हैं.
वर्कर को निकाल भी सकते हैं, रॉ मटेरियल कम ज्यादा खरीद सकते हैं। और क्योंकि हम फिक्स्ड इनपुट मशीनरी लैंड ये सब चेंज नहीं कर सकते, अगर हमें आउटपुट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो वेरिएबल इनपुट को चेंज करके हम कर सकते हैं। मतलब अगर हमें क्या करना है, आउटपुट इंक्रीज करना है तो हमें वेरिएबल इनपुट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। वी कैन इंक्रीज लेबर रॉ मटेरियल टू इंक्रीज द आउटपुट, राइट। फिक्स्ड इनपुट को हम चेंज शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। तो इसीलिए शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता है, लॉन्ग रन का अलग होता है। शॉर्ट रन में सिंपल है कि आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द इनपुट फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करके ही आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट रन में, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया है, इफ प्रोड्यूसर यूजेस 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल फिक्स फैक्टर है, एंड 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर वेरिएबल फैक्टर है, एंड फैक्टर टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स, वो 50 यूनिट बना रहा है ऑफ अ कमोडिटी एस क्यू इंटू एक्स। तो क्यू एक्स 50 बना रहा है जिसमें 10 लेबर और 5 कैपिटल है। और कैपिटल यानी के भी यूज फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर, क्यू एक्स यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो के ऊपर बार है, मतलब वो फिक्स फैक्टर है। तो अगर हमें 50 से 60 करना है तो हम ऑब्वियसली ये 5 तो चेंज कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट चेंज दिस कैपिटल, वी हैव टू इंक्रीज द लेबर। So we will increase the labor maybe to 12, 13, 14, 15 units and capital उतना ही रहेगा, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट 50 से 60 होगा। Since capital is constant and only labor changes, the ratio between capital and labor tends to change. और कैपिटल फिक्स है, लेबर चेंज हो रहा है, तो कैपिटल अपॉन लेबर पहले 5/10 था, अब 5/15 हो जाएगा। जो रेशियो बिटवीन कैपिटल एंड लेबर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये जो है रेशियो, इससे जो एक लॉ बना है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन कि Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K, यानी लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल इज फिक्स्ड फैक्टर इन शॉर्ट रन, labor is the variable factor in the short run, and the ratio between capital upon labor keeps on changing when we change the variable factor, and उससे जो law बना है, that law is known as law of variable proportion, which we will also study before midsem or after midsem. This was short run. What happens in the long run? लंबा टाइम है तो क्या हम दोनों को चेंज कर सकते हैं? इन लॉन्ग रन अगर हमें आउटपुट को इंक्रीज करना है तो वी कैन इंक्रीज ऑल द इनपुट, लेबर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल को भी, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होते हैं, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। सो व्हेन बोथ फैक्टर्स आर वेरिएबल, then the production function can be expressed as Q is equal to function of L and K. यहाँ पे K के ऊपर बार नहीं है, मतलब वो भी वेरिएबल फैक्टर है। तो अगर प्रोड्यूसर 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और 10 लेबर से टोटल 50 क्वांटिटी बनाता है, और उसको अगर क्या करना है, क्वांटिटी इंक्रीज करना है लॉन्ग रन में, तो वो 20 लेबर और 10 कैपिटल से डबल कर सकता है, 100 क्वांटिटी बना सकता है, दोनों इंक्रीज कर सकता है, कैपिटल भी और लेबर भी। तो हियर द रेशियो डज नॉट चेंज, 5/10 that is half, 10/20 that is also half. So here the ratio between capital and labor does not change. The factors are combined in a constant proportion. Factor जो है वो constant proportion में ही combined हुए हैं, right? So 5/10 and 10/20 is half only.
So in long run we can change both. In short run we can change only the variable factor. इतना ही याद रखना है. और proportion change होता है कैपिटल टी लेबर. अब ये तो हो गया लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या होता है. अब उसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो कि व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए. टोटल प्रोडक्ट सिंपल है. टोटल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट produced by a given amount of the factor, other factors held constant. टोटल प्रोडक्ट क्या है? टोटल कितना आउटपुट बनाया, कितनी यूनिट्स हमने बनाई, और सिर्फ एक फैक्टर यानी वेरिएबल फैक्टर लेबर है अगर, तो अगर इतना लेबर यूज किया तो टोटल कितना आउटपुट बनाया, दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, खाली एक फैक्टर वेरिएबल रहेगा, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है. तो हम उस फैक्टर में चेंज होने की वजह से टोटल आउटपुट यानी कितना टोटल बनाया, जैसे कैपिटल हमने 10 यूनिट यूज किया और लेबर 20 यूनिट यूज किया तो हमने 200 बनाया, लेबर 25 यूनिट यूज किया तो हमने 250 बनाया. तो लेबर चेंज होने से टोटल आउटपुट भी चेंज होगा. टोटल क्वांटिटी दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड, दैट इज टोटल प्रोडक्ट. और एवरेज प्रोडक्ट क्या है? Average is simple, total divided by number of units of factor employed. यानी अगर मैंने 20 लेबर यूज किया और 200 क्वांटिटी बनाया तो टोटल प्रोडक्ट तो 200 हो गया और लेबर कितना यूज किया 20, तो 200 अपॉन 20 10, that is my average. यानी for per unit of labor I produce 10 units of output. एक लेबर के लिए एक लेबर 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना रहा है, या जो भी वो फैक्टर है वो कितने आउटपुट बना रहा है. एवरेज तो सिंपल, जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, 5 सब्जेक्ट में तुम्हें 400 मिला तो एक सब्जेक्ट का कितना 400 डिवाइड बाय 5. तो 10 लेबर ने 300 यूनिट्स बनाया तो एक लेबर ने कितना बनाया, तो 300 डिवाइड बाय 10, दैट इज एवरेज. टोटल डिवाइड बाय नंबर, so total product divided by number of units, that will give you average. And what is marginal? Marginal बहुत important है, हमने marginal utility में तो सीखा था. कभी भी marginal word आता है, whether it is marginal product, marginal rate of substitution, marginal utility, marginal cost जो आएगा आगे. तो marginal का meaning simple है कि difference between the current total and the previous total. In other words, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर या फैक्टर डालने से टोटल प्रोडक्ट में कितना फर्क होगा, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. एग्जाम्पल कि मैं 10 लेबर यूज कर रहा था और मेरा टोटल प्रोडक्ट 250 था, तो टीपी ऑफ 10 यूनिट्स इज 250 और मैंने 11 लेबर यूज किया तो मैं 280 बनाया. टोटल प्रोडक्ट इज 280 बाय यूजिंग 11 लेबर. तो टीपी 11 280 है, टीपी 11 मतलब टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग 11 यूनिट्स ऑफ लेबर इज 280 एंड टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग 10 यूनिट्स ऑफ लेबर टीपी 10 इज 250. तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ऑफ 11th यूनिट, 280 माइनस 250 30. यानी एक एक्स्ट्रा लेबर यूज करने से कितना एक्स्ट्रा बनाया, दैट इज मार्जिनल. दैट इज मार्जिनल. तो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट. इसका मतलब वही होता है कि अगर हमें 11th लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, MP 11 निकालना है, तो TP 11 माइनस TP 10. अगर मुझे MP 8 निकालना है तो TP 8 माइनस TP 7. टोटल प्रोडक्ट ऑफ 8 यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 7 यूनिट्स. तो n is nothing, the number. So TPn is the total product from the nth unit
TP n minus 1 is the total product from n minus 1 unit. तो ये एक तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. मार्जिनल प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला है, is also obtained as the ratio of change in total product to change in total quantity. तो दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन लेबर. ये तो हमने निकाला TPN और TPN माइनस 1. तो अगर मुझे TP11 निकालना है तो मुझे MP11 निकालना है, तो मेरे पास TP11 भी होना चाहिए, TP10 भी होना चाहिए. बट सपोज मेरे पास TP10 नहीं है, TP11 है और TP8 है, तो मैं ये फॉर्मूला से नहीं निकाल सकता, तो मैं ये फॉर्मूला से निकालूंगा. TP11 और TP8 है, तो चेंज इन लेबर तो 3 हो गया, 11 माइनस 8, और TP11 280 था और TP8 190 है, तो 280 माइनस 190 दैट इज 90. तो 90 अपॉन 3, तो मार्जिनल प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा 30. तो व्हेन अगर दो कंटिन्यूअस टोटल प्रोडक्ट नहीं है, तो वी कैन यूज दिस आल्सो फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन लेबर. सो ऑल दिस फॉर्मूला आर इंपॉर्टेंट, जो मैं सम्स में भी वापस बताऊंगा. और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, और ये डायग्राम आता भी है एग्जाम में, मिड सेम में भी आ सकता है, मिड सेम के बाद भी आ सकता है. दिस इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट. तो यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे वो वेरिएबल फैक्टर है कि एक लेबर यूज किया तो टोटल प्रोडक्ट 80 है, 2 लेबर यूज किया तो टोटल प्रोडक्ट 170 है, 3 लेबर पे 270 है, 4 लेबर पे 368 है, 5 लेबर पे 430 है, 6 लेबर पे 480 है. ये टोटल प्रोडक्ट है. तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. तो जैसे 80 डिवाइड बाय 1, तो दिस इज योर एवरेज प्रोडक्ट इज 80. 170 डिवाइड बाय 2, so that is 85. 270 divided by 3, that is 90. 368 divided by 4, like that you will get this average product. मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा? एक तो डायरेक्ट टोटल प्रोडक्ट का डिफरेंस से आ जाएगा, बट ये डिफरेंस 1 होना चाहिए. तो यहाँ तो डिफरेंस 1 है, 1 2 3 4 5. तो डायरेक्ट फर्स्ट यूनिट में तो हमने 80 लिख दिया. सेकेंड का कैसे आएगा? 170 माइनस 80, that is 90. Then 270 minus 170, that is 100. 368 minus 270, that is 98. 430 minus 368, that is 62. 480 minus 430, that is 50. So this is marginal product. When the difference of the variable factor is 1, so we can use this formula. And this formula can be used anytime. जब डिफरेंस 1 है तो भी ये यूज कर सकते हो, डिफरेंस 1 नहीं है तो भी ये यूज कर सकते हो. तो इफ यू वांट मोर इजियर वर्जन कि मैं तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है मुझे, तो यू कैन यूज दिस वन ऑलवेज. इससे हमेशा करेक्ट ही आएगा. बट दिस कैन बी यूज द फर्स्ट वन ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर इज 1 यूनिट. तो ये भी वैसे ही आएगा. चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी मतलब ये 170 माइनस 80, दैट इज 90, डिवाइड बाय चेंज इन लेबर 2 माइनस 1. तो क्योंकि डिफरेंस 1 है तो डिवाइड बाय हम 1 ही करेंगे, और डिवाइड बाय 1 ही कर रहे हैं हम अगर, तो ऑब्वियसली जो चेंज इन क्वांटिटी है वही तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा. तो दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट. सो दिस एवरीवन शुड नो कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट and marginal product if one of any of this is given. This is clear? This is clear? Kodimanta, Harsh here. Any doubt till here? No, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में वाई एक्सिस पे वी आर measuring what? On y-axis, we are measuring the product. That is total product, average product, marginal product,
and on x-axis we are measuring the variable factor, that is labor. तो ये 1 to 9 है, ये हमें x-axis पे 1 to 9 यहाँ पे मार्क करें, और उसके बाद 1 to 9 मार्क करने के बाद ये जो टोटल प्रोडक्ट के पॉइंट है ये हम लोग मार्क करेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये जो टोटल प्रोडक्ट का कर्व है वो ऐसा बनेगा, ये जो लाइन है, राइट। एंड देन वी विल प्लॉट दिस एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट प्लॉट करोगे तो एवरेज प्रोडक्ट का ऐसा बनेगा लाइन, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व ऐसा बनेगा, ये प्लॉट करने पे, ठीक है ना। ये तो डायग्राम हो गया। स्लोप ऑफ द टीपी कर्व इज एमपी। टीपी कर्व का जो भी स्लोप है वो ही एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। एंड एवरेज प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पॉइंट ऑन टीपी। देखो ये पॉइंट से ओरिजिन यानी ये पॉइंट से टीपी के पॉइंट पे जहां पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा वहां से एक नीचे लाइन लेंगे, वो लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा टीपी को, एवरेज प्रोडक्ट को, तो दिस इज एपी। दिस एपी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो ये टीपी और ओरिजिन का जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन से जो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे towards downward vertical line, this line intersects the AP जहाँ पे भी, so that is the slope of the line drawn. And when TP is the highest, ये जब TP highest होगा तो marginal product will be 0. TP का highest point और marginal product का 0 वाला point सेम होगा, तुम लाइन ड्रॉ करके सेम ही आना चाहिए। And when AP is highest, AP is equal to MP, और जब AP हाईएस्ट होगा वहां पे AP और MP दोनों इंटरसेक्ट होगा। जहां पे भी AP MP इंटरसेक्ट हो रहा है उसके बाद AP और ऊपर नहीं जा सकता। Wherever AP intersects this MP, उसके बाद AP नीचे ही आएगा। या तुमने अगर AP पहले बनाया है तो MP ऐसे बनाना है कि जो AP के हाईएस्ट पॉइंट से ही नीचे आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे MP should intersect the AP। तो अगर तुम ये टेबल से बनाओगे प्लॉट करके तो अपने आप ही वो डायग्राम राइट बनेगा, और रैंडम बनाओगे तो ये पॉइंट्स याद रखना है कि हाईएस्ट टीपी पे MP 0 होना चाहिए और हाईएस्ट AP पे MP इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP, इस पे भी थियोरी क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन MP इज ग्रेटर देन AP, AP इज राइजिंग। देखो पहले MP, ये जो ग्रीन लाइन है ये MP है, ये AP से ऊपर है, यहाँ पे भी MP इज अबाउट द AP। तो जब तक MP AP से ऊपर है, MP इज ग्रेटर देन AP, तो AP इज राइजिंग। देखो AP इज राइजिंग। When MP is less than AP, तो AP is falling। MP लेस का है यहाँ पे, ये पॉइंट के बाद MP ग्रीन लाइन नीचे आ रहा है पिंक लाइन से। तो where MP is less than AP, AP फिर फॉल होने लगता है, एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगता है। वो हम टेबल से भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे MP बढ़ा है तो AP इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे MP is less than AP, तो AP डिक्रीज हो रहा है। तो दिस ऑल, ये जो लिखा है ना, ये सब याद रखना ही पड़ेगा। कुछ भी आता है कि शो द रिलेशनशिप, और AP is at maximum when NP is equal to AP. NP curve cuts AP from above at its maximum. MP 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट AP कैन नॉट बी नेगेटिव। AP इज ऑलवेज पॉजिटिव, AP कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं। MP नेगेटिव हो सकता है, MP यहाँ पे देखो -9 है, बट AP नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा। बिकॉज एवरेज, अभी मैं बोलूंगा तुम्हारा एवरेज मार्क्स क्या है,
5 सब्जेक्ट का, तो सब में 0 मिलेगा तो ही 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना मार्क्स। वैसे ही जो आउटपुट है, आउटपुट कैन नॉट बी नेगेटिव। या तो हमने 0 बनाया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। Then this is law of variable proportion, जो हमारा शॉर्ट रन था उस पे बेस्ड है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। और ये भी मिड सेम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में होना चाहिए तुम लोगों के, राइट। अभी तो ये किधर शुरू हुआ नहीं है ना, प्रोडक्शन वाला चैप्टर की हुआ है। सर बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से करा है। क्या क्या करवाया है ये प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन नहीं हुआ है बट लॉ ऑफ डिमिनिश हो गया है। अच्छा, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हुआ है, तो ठीक है, ये प्रोडक्शन में ही आता है। नहीं वो दूसरा वाला आता है ना, लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी, वो वाला। नहीं, वो तो अलग है, यूटिलिटी का, वो तो अपना भी हो गया। अच्छा ओके। वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, और एक लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये तुम्हारे डिवीजन में हुआ है क्या शिखा? मंडे को कुछ हुआ क्या तुम्हारे यहाँ कल? बट ये है सिलेबस में। मालूम नहीं है सर, अभी हम लोग का इनडिफरेंस कब चालू है। इनडिफरेंस हाँ, कंज्यूमर तक तो है ही, बट प्रोडक्शन शिखा ने बोला था है, और भी क्योंकि लास्ट ईयर भी था ये, और कुछ इसका पार्ट ना मिड सेम के बाद रखते हैं। अभी कितना है वो एग्जैक्टली पता नहीं है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन तक है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन तक। ये शॉर्ट रन वाला ही फाइल है, शॉर्ट रन में ही आता है ये, और लॉन्ग रन का भी है। ठीक है, ये कर लेते हैं, 2 फाइल है। ठीक है, तुम्हारे फाइल्स भी आएंगे तो भेजना शिखा, बट मैं बोला एक बार सिलेबस कर देता हूँ क्योंकि बाकी मोस्टली हो गया है। हाँ, तो मेरे पास अभी पीपीटी आया नहीं है, आपको भेजती हूँ अगर आएगा मेरे पास तो। मैं अभी कल से तो क्या पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 2022, 23 और 24 3 पेपर सब्जेक्ट वाइज, और इसके थियोरी भी सारे पेपर्स के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 2-2 8 लेक्चर तो उसमें चला जाएगा 8, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? दिस लॉ एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन, कि आउटपुट कैसे बिहेव करेगा, जहां पे एक तो मैंने बोला फिक्स फैक्टर होता है कैपिटल, और लेबर वेरिएबल फैक्टर होता है। तो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज वेरीड, यानी एक फैक्टर लेबर हम चेंज करेंगे कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर चेंज होता है। जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, कैपिटल सेम रहेगा और लेबर चेंज होगा, तो जो रेशियो है कैपिटल अपॉन लेबर या लेबर अपॉन कैपिटल, वो चेंज होगा। As equal increments of the variable input is added, keeping other input constant. So beyond a certain point, total product increases, but at a diminishing rate. अब वेरिएबल समझो, मशीन हमने कांस्टेंट रखा, एक ही मशीन है, वेरिएबल फैक्टर पहले हमने एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, फिर 2 शिफ्ट में करने लग गए, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा। फिर 3 शिफ्ट में करने लग गए, लेबर और इंक्रीज कर दिया तो और बढ़ने लगा। बट 3 शिफ्ट से ज्यादा हम काम कर सकते हैं क्या? मशीन को 24 घंटे से ज्यादा थोड़ी चला सकते हैं, और ब्रेक भी तो चाहिए ना। तो एक वो इंक्रीज तो होगा, बट जो इंक्रीज का रेट होगा वो कम होते जाएगा, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा वो इंक्रीज होगा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे दिया है, it states that as more and more units of variable factor are combined with fixed factor, the product of variable factor may initially rise, but after a situation it starts declining. यानी समझो, इसका एक और एग्जांपल है एग्रीकल्चर। समझो 10 एकड़ का जमीन है, 10 हेक्टर्स का जमीन है, उसमें एक फार्मर काम कर रहा है, राइट। वो अकेला ही करता था तो ठीक है, प्रोडक्शन होता था, इसको थोड़ा मुश्किल होती थी। उसका बेटा बड़ा हो गया, अब वो 2 जन काम कर रहे हैं, तो आउटपुट इंक्रीज होगा, फास्ट होगा, काम थोड़ा जल्दी होगा, वो लोग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। फिर
बेटे के भी बेटे हो गए और वो भी बड़े हो गए, तो अब या बेटे की शादी हो गई तो उसकी वाइफ भी काम करने लग गई, तो 10 एकड़ पे अब 3 करने लग गए, फिर उसका बेटा भी काम करने लग गया, तो 4 लोग करने लग गए। तो जो प्रोडक्शन बढ़ेगा वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना 1 से 2 होने पे बढ़ा था। 2 से 3 होने पे हो सकता है उतना नहीं बढ़े, फिर 3 से 4 होने पे उतना नहीं बढ़े, क्योंकि जो लैंड है उसका कैपेसिटी तो हम नहीं बढ़ा रहे हैं ना, काम करने वाले लोग इंक्रीज हो रहे हैं। बट उससे ये तो नहीं कि 1 से अगर हम 100 kg प्रोड्यूस कर रहे थे तो 4 से 400 kg कर पाएंगे, वी कैन नॉट। तो वही ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक्सप्लेन करता है, और इस पे डायग्राम आता भी है, और ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल ही याद कर लिया और ये डायग्राम याद कर लिया तो ये इसका एक और फाइल है जो मैं भेजूंगा बाद में, जो कोई तो ग्रेजुएट है SY BCom या TY BCom के टेक्स्ट बुक का है, उसमें भी ये डायग्राम है स्टेजेस। तो यहाँ पे क्या है, ये भी वही है टोटल आउटपुट, ये टोटल आउटपुट वाला डायग्राम है जो अभी हमने ऊपर सीखा था। ये एवरेज प्रोडक्ट वाला डायग्राम है, एवरेज प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसके 3 स्टेज है यहाँ तक, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट है, ये स्टेज 1 है। जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट हाईएस्ट है यहाँ तक स्टेज 2 है, यहाँ से स्टेज 2 सॉरी शुरू होता है, यहाँ तक स्टेज 1 है ये पूरा, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट हाईएस्ट है। Till average product is highest, there is still stage 1, then stage 2, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट, वहां तक स्टेज 2 है, और उसके बाद स्टेज 3 है। तो ये स्टेजेस एक्सप्लेन करना तुम लोगों को आएगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 यानी टिल हियर, टिल हियर वेयर द एपी इज हाईएस्ट, एपी का हाईएस्ट पॉइंट तक स्टेज 1 है। और ये कौन सा लाइन है, ये एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है, ये एपी का हाईएस्ट पॉइंट है, ये टीपी का हाईएस्ट पॉइंट है। बट स्टेज 1 कहां तक है, यहाँ तक। तो इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। शुरू में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है, ये टोटल प्रोडक्ट वाला कॉलम है, सेकंड वाला मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है, थर्ड वाला एवरेज प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है। तो स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट पहले जो है, टोटल प्रोडक्ट ये वाला, ये इंक्रीज हो रहा है अच्छा खासा, इंक्रीजिंग रेट। F is the point of inflection, start increasing। ये F जो है इसके बाद भी इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। यहां तक तो वो इंक्रीजिंग रेट पे होएगा F पॉइंट तक। इंक्रीजिंग रेट मतलब क्या, 80 था, फिर 85, 90, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट में जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ के बाद जो इंक्रीज तो होगा, बट पिछली बार 80 बढ़ा था तो एक फ्लेवर और ऐड करने से 80 से कम इंक्रीज होगा। तो फ्रॉम F टू दिस पॉइंट इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो स्टेज 1 में भी 2 है, अप टू पॉइंट F इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीज रेट, एंड आफ्टर पॉइंट F it is increasing at a diminishing rate, and F is known as the point of inflection where the marginal product is maximum। यहाँ पे वही लिखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, पॉइंट F पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, और F से लेके यहाँ तक जहाँ स्टेज 1 खत्म हो रहा है ये लाइन पर, वो कम होने लगता है मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। एवरेज प्रोडक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल इट रीचेस मैक्सिमम पॉइंट S, और यहाँ पे स्टेज 1 खत्म हो जाता है। अब स्टेज 1 से स्टेज 2 ये दो लाइन के बीच में क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, स्टिल टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये वाला सेम पार्ट फर्स्ट स्टेज में जो सेकंड पार्ट में हो रहा था वही स्टेज 2 में होता है, एंड इट रीचेस मैक्सिमम at the end of the stage, at point H total product reaches maximum। marginal product क्या होता है, diminishes and it becomes zero at point N, यहाँ पे 0 हो जाए।
एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम सेकेंड स्टेज के स्टार्ट से एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, बट इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब सेकेंड स्टेज खत्म होने के बाद ये लाइन के राइट में थर्ड स्टेज में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, marginal product become negative, average product also starts falling, but average product cannot be negative, it is always positive. Marginal product खाली negative हो सकता है, total product और average product कभी भी negative नहीं हो सकता। और थर्ड स्टेज कब होता है? जब marginal product negative हो जाता है, x एक्सिस के नीचे चला जाता है, जो हमारा यहाँ पे भी टेबल देखा था, यही ये -9, तो ये तुम्हारा थर्ड स्टेज है। तो ऐसे दो तुम्हें एक टेबल दे देंगे जिसको बोलेंगे फिल करो और ये डायग्राम बनाओ या ये स्टेजेस एक्सप्लेन करो। ऐसे एक बार आया है लास्ट 3 साल में, वो हम जब पेपर डिस्कस करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू दैट अगेन। तो दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज इंपॉर्टेंट, जिसमें टोटल प्रोडक्ट का कर्व का शेप, ये शेप ऐसे ही होना चाहिए। या तो तुम कोई भी एक टेबल याद कर लो, अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग रहेगा, तुम लोगों के इको टेक्स्ट बुक में भी रहेगा, मैं एक और शेयर करूंगा उसमें भी टेबल रहेगा, इसमें भी है, इस वाला तो हार्ड है, तो वो नंबर प्लॉट करके भी बनाओगे तो शेप अपने आप ऐसा ही बनेगा। या नंबर बिना प्लॉट किए शेप ये याद रख सकते हो तुम लोग कि मुझे ऐसा शेप बनाना है, तो भी तुम लोग बना सकते हो। और ये टेबल याद ही रखना है कि क्या होता है स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न है, क्यों इंक्रीजिंग है? कैपिटल इज द अबंडेंट फैक्टर, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है ना वो बहुत है, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, वो पूरी तरह से हम यूज नहीं कर रहे हैं, और यूनिट्स ऑफ लेबर कम है। जब हम लेबर को बढ़ाएंगे तो लेबर टू कैपिटल का जो रेशियो है वो ऑप्टिमम बनेगा, और इसलिए स्टेज 1 में आउटपुट इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट। फिक्स फैक्टर को तो हम इंडिविजिबल है ना, कर नहीं सकते। एक मशीन 1000 यूनिट्स बना सकती है एक दिन में, बट हम 500 ही बना रहे थे, फिर एक लेबर और हमने एक्स्ट्रा लगाया और फिर हम 1000 बनाने लग गए या 700 बनाने लग गए। तो बिकॉज फिक्स फैक्टर इज अंडर यूटिलाइज, राइट, है ना। तो देयरफॉर शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, कैपिटल टू लेबर रेशियो कम क्लोजर टू ऑप्टिमम, एंड देयर इज अ ग्रेटर स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर जैसे जैसे काम करेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इनिशियली स्टेज 1 में तो इंक्रीजिंग रिटर्न है, स्टेज 2 में डिमिनिशिंग रिटर्न है। डिमिनिशिंग यानी बढ़ तो रहा है, अब लेबर भी काफी यूज हो गया, लेबर इज आल्सो अबंडेंट फैक्टर, और कैपिटल क्या हो गया? स्केयर हो गया। मशीन एक ही है, पहले हम उसको यूज करने लग गए 16 घंटा 18 घंटा, अब बचा ही कम, तो उसको कितना यूज करे। और तो एपी एंड एमपी आर फॉलिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, और स्टेज 2 पे एमपी 0 हो जाता है और टीपी मैक्सिमम हो जाता है, वही लिखा है जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया। तो जो रैशनल प्रोड्यूसर है ना, वो ये स्टेज तक काम करेगा, वो सेकेंड स्टेज के एंड तक काम करेगा, उसके बाद लेकिन वो काम नहीं करेगा, उसके बाद वो और इंक्रीज नहीं करेगा जो वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि फिर उसका टोटल प्रोडक्ट भी कम होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी कम होगा, मार्जिनल भी कम होगा, तीनों कम होगा, तो वो काम करना बंद, आगे और इंक्रीज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको लॉस है। जब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब तक एक प्रोड्यूसर फिर भी कर सकता है। और क्यों डिमिनिश होता है? क्योंकि जो यूनिट्स ऑफ लेबर है वेरिएबल फैक्टर, वो हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि अब वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर हैज लेस एंड लेस फिक्स फैक्टर टू वर्क ऑन। मशीन इतनी हीट हो जाती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, 16 घंटे से काम कर रही है, इसके बाद भी और यूनिट्स हमने लगाया और लेबर यूज किया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। स्टेज 3 पे तो नेगेटिव रिटर्न है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है, एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगता है, क्योंकि ये तो जितना फिक्स फैक्टर यूज कर सकते थे उससे भी ज्यादा हम ट्राई कर रहे हैं,
तो नो प्रोड्यूसर वुड ऑपरेट एट दिस स्टेज। थर्ड स्टेज पे कोई भी प्रोड्यूसर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव रिटर्न है ना, नेगेटिव रिटर्न है, राइट। यानी तुम जब एग्जाम आएगी तो 2 घंटा पढ़ोगे, पहले 4 घंटा पढ़ोगे, एग्जाम वाले दिन 8 घंटा 10 घंटा भी पढ़ लो। बट ये थोड़ी कि एग्जाम देके आए घर पे 2 बजे और बिना सोए अगले दिन एग्जाम देने तक पढ़ रहे हो। वो करोगे तो मार्क्स कम आएगा। कभी करके भी देखना, मतलब सोना भी जरूरी है ना। अगर तुम ओवर यूटिलाइज करोगे तो क्या होगा कि कोई सोचेगा कि मैं पूरा रात सोऊं ही नहीं और मैं 12 घंटा पढ़ूंगा तो मार्क्स ज्यादा आएगा। तो वैसे भी नहीं होता है, बिकॉज अगर हम माइंड को रेस्ट नहीं देते हैं तो माइंड विल नॉट वर्क एफिशिएंट, तो योर प्रोडक्टिविटी विल डिक्लाइन। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जो फिक्स फैक्टर है वो तो उतना ही है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते रहेंगे तो फिक्स फैक्टर की प्रोडक्टिविटी कम होगी, और उसकी वजह से, और एग्रीकल्चर में ऐसा होता है, वो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है जो मैंने तुम लोगों को दिया, राइट। तो वो नेगेटिव होता है। तो ये तो तुम्हारे स्टेज 3 एक्सप्लेनेशन डायग्राम, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ये टेबल कर लोगे तो जो इधर नीचे लिखा है वही लिखा है, ये टेबल और डायग्राम, और वो जो टेबल है ऊपर जो हमारा ये वाला, ये टेबल और सिंपल नंबर्स भी याद रख सकते हो। तो मैं एक भेजता हूँ सिंपल नंबर वाला, मेरे पास होना चाहिए लास्ट ईयर के फाइल में। तो इस वक्त तो वो देखो इसमें था, ये क्या है, जो प्रोडक्शन का पूरा पार्ट ना मिड सेम तक नहीं होने वाला है। प्रोडक्शन का कुछ पार्ट मिड सेम तक रहेगा और कुछ मिड सेम के बाद रहेगा, राइट। देखो ये जो फाइल है ना, ये भी मैं भेजूंगा, इसमें वेरिएबल प्रपोर्शन नहीं है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है आइसोक्रेट्स है, ये शायद मिड सेम के बाद ही आएगा, अभी नहीं आएगा। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी एक टेबल तुम्हें मिलेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, ये भी थोड़ा हार्ड ही है। इसको या तो देखो नंबर्स याद रखना है कि तुम्हें इंक्रीज करना है कैसे, ये भी वैसे ही टेबल है जो हमने डिस्कस किया। बट इसमें क्या याद रखना है कि तुम्हारा ये तो बढ़ रहा है यहाँ तक, फिर वो सेम रहेगा, फिर वो कम होएगा। मतलब मेन ये है कि ये पहले बढ़ रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट मतलब 5 और 9 का डिफरेंस 4 है, तो 9 और 16 का 7 है, फिर 10 है। तो ये स्टेज 1 है यहाँ तक, फिर वो कम हो रहा है, यहाँ तक स्टेज 2 है, फिर ये स्टेज 3 है। ऐसे तुम्हें वो शो करना पड़ता है। ये हम एक पेपर में डिस्कस करेंगे, बट ये नंबर्स कैसे याद रखोगे वो इम्पोर्टेंट है, अगर उन लोगों ने ही बोला। बट जो पेपर में आया था एक बार, उसमें ये टेबल दे दिया था, मतलब ये 2 कॉलम दे दी थी, ये तुम्हें बनाना था और फिर स्टेजेस एक्सप्लेन करने थे, राइट। तो अगर ये दे देंगे तो इजी है, नहीं तो ये नंबर्स क्या लोगे वो कोई भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसका ये पूरा, इसमें तो देखो सारे एक ही डायग्राम में बनाया है। इसमें भी यहाँ तक स्टेज 1 है, ये स्टेज 2, एक डायग्राम भी बना सकते हो ऐसे। और इसमें जैसे कि ऊपर नीचे बनाया था वो वाला डायग्राम भी चलेगा। इसमें खाली क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऊपर है और ये दोनों नीचे है, और ये वाला डायग्राम बनेगा, ये वाला भी डायग्राम इसका ही है, ये भी डायग्राम चलेगा। इसमें यहाँ तक स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही कभी ना कभी सेम में ही मोस्टली आएगा।
अब उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो जो एक और लॉ है, ये 3 फेस है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। रीजंस फॉर इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न, यहाँ पे रीजंस दिए हैं जो हमने पीपीटी में भी पढ़ा। एक और लॉ है ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये एफवाई बीकॉम का टेक्स्ट बुक है, मनन प्रकाशन का, बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। तो उसमें तुम्हें मिलेगा, बट ये करंट या लास्ट ईयर का नहीं है, लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है, राइट। तो तुम लोग ने अगर बीकॉम मनन प्रकाशन के बुक्स यूज किए होंगे तो तुम लोगों को भी आइडिया होगा। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये भी है तुम लोगों को। दिस लॉ इज लार्जली सीन इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो सीन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड टेक्निकल प्रोग्रेस कैन डिले ऑनसेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब देखो ये लॉ क्या बोलता है। अब ये लॉ के भी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है और ये सब आ सकता है इसमें। तो डायरेक्ट ये देखो स्टेजेस दे दिए, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें ये 2 दे देंगे, फाइंड एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी और एमपी नहीं देंगे। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लेबर दे दिया, टोटल प्रोडक्ट दे दिया, और ये एपी एमपी और स्टेजेस तुम्हें शो करने हैं, और एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो भी तुम्हें बताना है। तो ये तो हमने जो अभी ऊपर सीखा वेरिएबल प्रोपोर्शन वैसा ही है, ये दे दिया है। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा, मैंने बताया था, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, यानी 20 डिवाइड बाय 1, तो एवरेज प्रोडक्ट इज 20। 50 डिवाइड बाय 2, तो दिस इज 25। 90 डिवाइड बाय 3, दिस इज 30। 120 डिवाइड बाय 4, 30। 140 डिवाइड बाय 5, 28। 150 डिवाइड बाय 6, तो एवरेज प्रोडक्ट तो समझ गया कैसे आएगा सबको, एवरेज प्रोडक्ट इज क्लियर। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा, डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट, पहले में तो 20 लिख दिया जो टोटल प्रोडक्ट में 20 है, देन 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। बट क्योंकि लेबर में डिफरेंस 1 है, यहाँ पे सब में डिफरेंस 1 है, तो खाली टोटल प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वही एमपी हो जाएगा। बट अगर ये लेबर में डिफरेंस ऐसा होता 0, 5, 10, डिफरेंस 1 से ज्यादा है, तो हम कैसे निकालेंगे डिफरेंस, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, यानी 50 माइनस 20, 30 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 विच इज 1। तो डिनोमिनेटर तो 1 ही आएगा बिकॉज सब में डिफरेंस 1 है। तो हम लोग डायरेक्ट 50 माइनस 20, 30, 90 माइनस 40, 90 माइनस 50, 40, 120 minus 90, 30, 140 minus 120, that is 20, 150 minus 140, that is 10, 150 minus 150, that is 0, और फिर नेगेटिव। Yes, any doubt? Yes, शिखा। सर जैसे एमआर के स्टार्ट में तो हम कुछ नहीं लिखते हैं ना, मतलब वो डैश मार्जिनल होता है। प्रोडक्ट, हाँ एमपी पे, सॉरी। हाँ डैश डाल सकते हो, बट वो 0 रहेगा तो डैश डालते हो, 1 यूनिट रहेगा तो हम लिख सकते हैं। अच्छा कभी अच्छा कभी ना ये 0 से भी स्टार्ट होता है टेबल, अच्छा, ओके। तो 0 से स्टार्ट होगा तो हम डैश डालते हैं, नहीं तो सेम जो टोटल प्रोडक्ट है वही फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब नेगेटिव तो पता चल जाएगा, जो नेगेटिव है वो तुम्हारा नेगेटिव रिटर्न स्टेज लिखो। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब क्या, जब तक ये एपी डिक्रीज नहीं हो रहा है वो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है। एपी मैक्सिमम तक फर्स्ट स्टेज है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डायग्राम, और ये वाले डायग्राम में भी किया था अभी जो यहाँ पे था। एपी मैक्सिमम तक फर्स्ट स्टेज है, वेयर एपी इज मैक्सिमम, राइट। ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ तक फर्स्ट स्टेज है, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पे एमपी मैक्सिमम होता है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अब यहाँ पे एपी मैक्सिमम जहाँ तक है यहाँ तक, तो इसलिए यहाँ तक ये इंक्रीजिंग स्टेज है। अब एपी कम होने लग गया, वहां से डिक्रीजिंग स्टेज, कहाँ तक,
यहाँ तक ये एमपी 0 है, एपी डिक्रीज होने लग गया और एमपी 0 है, वहां तक पूरा सेकेंड स्टेज है जिसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे। और जहाँ नेगेटिव है एमपी वो तुम्हारा थर्ड स्टेज है, नेगेटिव रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, ये स्टेजेस आइडेंटिफाई करना आएगा। देखो यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा ही इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन एक पेपर में आया भी है। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एपी एमपी कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। फिर एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर एमपी इज मैक्सिमम, यानी ये व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट है, so that is 90, 3 यूनिट ऑफ लेबर एंड आउटपुट। यहाँ पे क्या आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्ट। तो एट 90 लेवल ऑफ आउटपुट is the point of inflection where marginal product is maximum, where marginal product is maximum। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एग्जाम वाला हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये भी वैसे ही है। अब इसमें इन लोगों ने दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, इसमें इन लोगों ने खाली लेबर और टोटल प्रोडक्ट दे दिया था। अब इसमें क्या करेंगे वो लोग, लेबर और टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल आउटपुट मीन्स वही टोटल प्रोडक्ट। कुछ आइटम टोटल प्रोडक्ट दिया है, किसी का एवरेज दिया है, किसी का मार्जिनल दिया है। अभी तुम्हें सारे मिसिंग निकालने हैं। फिर वही है 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर व्हाट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर टू बी एम्प्लॉयड एंड व्हाई। तो अब ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है और मार्जिनल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 0 है ना, 0 पे मार्जिनल और एवरेज डैश आएगा क्योंकि टोटल आउटपुट ही 0। अब 1 पे 150 है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल डिवाइड बाय लेबर। तो इसमें टोटल दिया है 150 डिवाइड बाय 1, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 150। और मार्जिनल भी 1 का सेम होता है, जो टोटल होता है वही यहाँ पे होता है। तो यहाँ 150 लिखोगे, यहाँ 150 लिखोगे। ये तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो, किसी को साथ में सॉल्व करना है तो मैं वैसे बताता हूँ साथ में। देखो नीचे सॉल्यूशन तो है बट मैं एक साथ बता दूंगा तो तुम लोग को समझ जाएगा। एक्सेल में या तो मुझे कलर चेंज करके हाइड करना पड़ेगा, बट समझ रहे हैं ना। 150 150 तो सिंपल था। अगर टोटल आउटपुट दिया है तो डेट इज तो सिंपल कि हमने क्या किया, एवरेज कैसे निकाला, टोटल डिवाइड बाय लेबर, 150 डिवाइड बाय 1, तो एवरेज आ गया 150 और एमपी भी 150। तो 1 यूनिट का तो वो सेम ही रहेगा। अब 2 यूनिट का उन लोगों ने एवरेज दिया। अब टोटल क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मैंने बोला टोटल अपॉन लेबर यूनिट्स। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज है टोटल अपॉन यूनिट्स, यानी x अपॉन 2 इज 200। तो अगर एवरेज दिया है और टोटल निकालना है तो इट्स वेरी सिंपल, 200 मल्टीप्लाई बाय 2, एवरेज प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर करने से हमें टोटल आउटपुट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा टोटल आउटपुट, बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। तो 200 इंटू 2, यहाँ पे 400 आ जाएगा। अब ये 400 है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आएगा, कोई बता सकता है। ये 400 है तो मार्जिनल का फॉर्मूला बताया था ना, मार्जिनल क्या हो जाएगा 350 आएगा, 250। 400 माइनस 150 तो 250 आएगा। ये 400 माइनस 150 तो 250, राइट है ना, समझा ना। अब ये 400 आ गया तुम्हारा, ये 250 आ गया। अब यहाँ पे मार्जिनल दिया है तो मार्जिनल सिंपल है, ये टोटल 400 है, प्रीवियस वाला टोटल 400 है, उसमें मार्जिनल ऐड करो करंट वाला, यानी 400 प्लस 200 विल गिव यू 600। तो ये 400 है, ये 200 दिया है, तो 400 प्लस 200 विल गिव यू 600। 600 डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज मिल जाएगा 200।
अब ये 760 तो दिया है, तो 760 माइनस 600 करोगे तो ये मार्जिनल मिलेगा 160। 760 डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये मिलेगा 190। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसमें वापस मार्जिनल दिया है, तो मार्जिनल दिया है तो क्या करने का, प्रीवियस टोटल प्लस मार्जिनल, 760 प्लस 150, यू विल गेट 910। 910 डिवाइड बाय 5 तो एवरेज, और फिर तुम्हारा एवरेज दिया है 150, तो 150 इंटू 6 तो टोटल इज 900, राइट। और 900 माइनस 910 तो -10, क्योंकि ये सब फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर बताया पहले इस स्लाइड में, एमपी का फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला, वो दो फॉर्मूला से तुम कोई भी मिसिंग निकाल सकते हो, और ये मिसिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब ये टेबल बन गया, तो तुम लोग बताओ कि फर्स्ट स्टेज कहाँ तक है, फर्स्ट स्टेज कहाँ तक है, इसमें कोई बता सकता है? फर्स्ट स्टेज के लिए क्वांटिटी 3 तक, क्वांटिटी 3 तक, वेयर द एपी इज मैक्सिमम, एपी 200 कहाँ तक मैक्सिमम, ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज कहाँ तक है? 1 ये 6 यूनिट तक ना, 4 5 तक, 5 यूनिट तक, सॉरी। और ये नेगेटिव है ना, ये थर्ड स्टेज। तो यहाँ पे जो बोला है कि आइडेंटिफाई 3 स्टेजेस, तो यहाँ से यहाँ तक तो फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, 4 और 5 सेकेंड स्टेज हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये थर्ड स्टेज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर एमपी इज मैक्सिमम, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स, 250, ये 250 is maximum, यानी 2 units of input, 400 unit of total output, where MP is maximum, that is 250. So this is your point of inflection. What is the optimum level of units of labor to be employed and why? अब कितना units of labor वो employ करेगा और क्यों? प्रोड्यूसर कहां तक प्रोड्यूस करेगा? जहाँ तक मैक्सिमम वहां तक। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है? 200। हाँ, टोटल आउट प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि ऐसे प्रोड्यूसर हमारा क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा बनाऊं 9-10 तक करेगा, मतलब 5 यूनिट्स। 9-10 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 9-10 इज द ऑप्टिमम, राइट। और कोई कोई प्रोड्यूसर फर्स्ट स्टेज तक ही बनाता है, कि जब उसका एवरेज प्रोडक्ट कम होने लगता है तो वो सोचेगा नहीं जाने दो, बट स्टिल उसको बनाना चाहिए, क्योंकि टोटल आउटपुट बढ़ रहा है एंड टोटल आउटपुट मैटर्स। हम 600 बनाएंगे और 910 बनाएंगे तो ये 310 पे हम एक्स्ट्रा कमाएंगे ना, कुछ तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा ना। तो दिस, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल, कहाँ गया यहाँ, व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर? तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर इज 5। Why? Because the total output is maximum 910. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लो कि अगर ये मिड सेम के सिलेबस में है, 99% तो है ही, तो ये दो टाइप में से एक क्वेश्चन 99% आएगा ही, और कुछ हार्ड नहीं है। आइडेंटिफाई द स्टेजेस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एपीएमपी जो मिसिंग फिगर जो भी रहेगा वो निकालो, और कितना वो बनाएगा। यही क्वेश्चन आ सकते हैं जो ये दो सब में है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आने का इसमें चांस भी नहीं है। डायग्राम बनाने बोलेंगे तो ये डायग्राम या ये डायग्राम, कोई भी एक डायग्राम बना सकते हो, और उसमें भी ये स्टेज मार्क करना है प्रॉपर्ली कि यहाँ तक स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन न्यूमेरिकल्स के लिए, और हो सकता है 15-20 मार्क्स का इस पे आ जाए, 15-20 मार्क्स का इस टॉपिक पे आने का चांसेस है, काफी चांस है, मोर देन 75% चांस ओवरऑल। कुछ ना कुछ तो इस पे आएगा ही, वो तो 99% चांस है, बट ज्यादा भी आ सकता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स का आ सकता है,
तो फोकस ऑन दिस। और हार्ड नहीं है यह कि डायग्राम वायग्राम देख के ऐसे डरना मत कि हार्ड लग रहा है या क्या लग रहा है। फिर ये भी है, बट क्योंकि ये फाइल में तो नहीं है, एक बार मैं ये IBS के फाइल से पहले पढ़ा रहा हूँ। एक फाइल और है, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था। उसके अलावा जो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, ये तो हमने आउटपुट पढ़ा। अब कॉस्ट तुम लोगों को है क्या, आई एम नॉट श्योर अभी नहीं है, मिड टर्म में नहीं है। कॉस्ट नहीं है, खाली वो फंक्शन है ना, हाँ शॉर्ट रन लॉन्ग रन। हाँ, खाली शॉर्ट रन फंक्शन और लॉन्ग रन फंक्शन बस। कॉस्ट नहीं है तुम लोगों को। तो ये ये कॉस्ट अभी में नहीं पढ़ाता हूँ। मिड टर्म में नहीं है शायद। हाँ, तो ये कॉस्ट एक बार कंफर्म तो मैं तुम लोगों को, वो तो शॉर्ट रन का, ये अभी लॉन्ग रन। ये लॉन्ग रन का लॉ है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, दैट इज द लॉ एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है, दिस इज लॉन्ग रन एनालिसिस के लिए, जो प्रोडक्शन का लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि इसमें हम लेबर और कैपिटल दोनों चेंज कर सकते हैं। लेबर और कैपिटल दोनों चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये लॉन्ग रन के लिए है, तो मैंने बता ही दिया। अब स्केल क्या होता है, स्केल यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्केल मींस द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स। जो फैक्टर्स लेबर कैपिटल यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, दैट इज योर स्केल। ठीक है ना। द टर्म रिटर्न टू स्केल मींस व्हाट, degree by which output changes as a result of given change in input। कि टोटल आउटपुट कितना चेंज होगा, ये जो इनपुट वाले फैक्टर्स है लेबर और कैपिटल, ये चेंज करने से हमारा टोटल आउटपुट कितना चेंज होगा, दैट इज रेफर्ड टू एज रिटर्न टू स्केल। स्केल यानी क्या, कितनी क्वांटिटी चेंज करने से कितना रिटर्न मिलेगा, रिटर्न यानी आउटपुट, राइट। तो मीनिंग तो समझा तुम लोगों को, क्या है मीनिंग तो समझा, राइट। मीनिंग इज क्लियर ना टू एवरीवन। अब ये तो एक जनरल मीनिंग हो गया, बट ये मीनिंग से सिर्फ कुछ नहीं है। ये क्या बोलता है, ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, कि 3 रिटर्न टू स्केल है। जैसे वहां पे 3 स्टेज थे शॉर्ट रन में, यहाँ पे भी 3 स्टेज बोलो या 3 रिटर्न टू स्केल बोलो, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, राइट। अब कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में क्या है, इफ आउटपुट इंक्रीजेस बाय द सेम proportion as the increase in input, we have constant return to scale। इसका मतलब क्या, कि अगर इनपुट 10% से बढ़ाया और आउटपुट भी 10% से बढ़ा, प्रपोर्शन वर्ड है, प्रपोर्शन, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूं कि द प्रपोर्शन ऑफ इनपुट and the proportion of output is same, then that is known as constant return to scale। And if output increases more than the increase in input 10% से इंक्रीज किया, आउटपुट 10 से ज्यादा 15-20% से इंक्रीज हुआ, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और डिक्रीजिंग अब तुम लोगों को समझ ही गया होगा कि आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन द इनपुट 10% से इंक्रीज हुआ और आउटपुट 5-6-7-8% से इंक्रीज हुआ, तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये फाइल भी मैं शेयर करूंगा, यहाँ से लेके आउटपुट इंक्रीजेस बाय सेम प्रपोर्शन as input, so constant, output increases more than input, so that is increasing return, and output increases less than input, so that is decreasing return।
यहाँ पे भी है। तो एग्जाम्पल वही दोगे जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। डबलिंग ऑल द फैक्टर, अगर हम सारे इनपुट को डबल करेंगे तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा, राइट ना। The case of constant return to scale is sometimes called linear homogeneous production function. Linear homogeneous production function, जैसे कि ये उसका डायग्राम है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का। ये कैपिटल है, ये लेबर है, इसमें हम एक्स एक्सिस पे लेबर मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे कैपिटल मेजर कर रहे हैं, और ये 45 डिग्री लाइन है जो ये ई वाला लाइन है जो ओरिजिन से बना है। कांस्टेंट रिटर्न के लिए ये 3 लाइन तो बनाओगे, ये 3, यहाँ पे आउटपुट, ये आउटपुट की लाइन है, ये जो कर्व है यहाँ पे आउटपुट 100 है, ये ऊपर वाले पे आउटपुट 200 है, और यहाँ पे आउटपुट 300 है। बट सर ये कैसे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट रिटर्न का डायग्राम है? सिंपल है कि ये जो डिस्टेंस है OA, the OA and AB and BC, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यानी ये OE लाइन तो तुम बना दो, लेकिन जब ये फर्स्ट कर्व बनाओगे तो यहाँ पे A लिखा, तो OA का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये दोनों के बीच में भी 1 ही सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और B और C में भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। दैट इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का डायग्राम। ये डिस्टेंस शुड बी सेम। इस डायग्राम में डिस्टेंस शुड बी सेम, यहाँ पे लिखा भी है। तो कांस्टेंट रिटर्न एक्सप्लेनेशन तो बस ये 2 लाइन, यहाँ तक खत्म, कुछ ज्यादा नहीं लिखता है, 2 सेंटेंस और ये डायग्राम। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में वही ग्रेटर प्रपोर्शन देन आउटपुट, दैट इज इंक्रीजिंग। अब इसमें क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये कम होते जाएगा, यानी OA सबसे बड़ा रहेगा, फिर AB उससे छोटा, BC उससे छोटा, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। OA इज ग्रेटर देन AB, ग्रेटर देन BC। बाकी डायग्राम वही है, खाली ये डिस्टेंस से पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न है या डिक्रीजिंग रिटर्न है। तो OA is greater than AB and AB is greater than BC। और डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा, उल्टा, स्मॉलर आउटपुट कम से चेंज होगा, इनपुट ज्यादा से चेंज होगा, तो इसमें डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ OA will be less than AB and AB will be less than BC। की डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो ये वाला भी कितना सिंपल डायग्राम है। कांस्टेंट ये जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इसके भी ये 3 ही है, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। वर्ड्स भी सिंपल है। द proportion of increase in output is same as proportion of increase in input, so constant. The proportion of increase in output is more than the proportion of increase in input, so increasing it. And the proportion of increase in output is less than the proportion of increase in input, so it is decreasing return to scale। और डायग्राम सबका सेम है, ये डिस्टेंस सेम है तो वो कांस्टेंट, डिस्टेंस कम होते जाएगा तो वो इंक्रीजिंग, और ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और रिटर्न टू स्केल हम QE में मेजर करते हैं, ये परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। और सिंपल है, अगर ये 1 है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न, ये ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न, और ये लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न। समझा क्या ये वाला भी? ये तुम्हारा लॉन्ग रन का, और वो था शॉर्ट रन का। ये लॉन्ग रन का है, वो शॉर्ट रन का था। वेरिएबल प्रपोर्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक तो आएगा ही। वेरिएबल प्रपोर्शन पे सम आ सकता है, इस पे सम नहीं आएगा।
राइट ना, क्लियर है ये वाला भी? एनी डाउट इन दिस? तो प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन शॉर्ट रन, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? और ये क्या याद रखना है कि शॉर्ट रन में एक फैक्टर वेरिएबल होता है जैसे कि लेबर और कैपिटल फिक्स होता है, लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, राइट? क्लियर है? एनी डाउट किसी को भी ये? तो इतना ही होना चाहिए, अगर और नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट अगर नहीं है वो पूछ लेना, अगर कॉस्ट है तो उसमें हमें और भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, बट अभी तो मैं पहले कल से पेपर सॉल्विंग करवाता हूँ।